जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। और आप सब लोग जानते हैं साथी, आज हमारी क्लास नंबर 2 है और उस दूसरी क्लास में हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा हमारा टाइगर रिजर्व, यानी कि टाइगर को आपका कंजर्वेट करने के लिए या फिर उसको संरक्षित करने के लिए। एक होगा हमारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक चीज़ों के लिए, यानी कि कल्चर और नेचुरल को बचाने के लिए आपका बायोस्फीयर रिजर्व। और साथ में आपका जो बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारे देश में 4 हॉट स्पॉट बने हैं। तो ये हमको आज समझना है। मध्य प्रदेश देखिए, कान्हा हमने बताए थे, कान्हा, माधव, ठीक है, कान्हा हो गया आपका, पेंच हो गया, पेंच, बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, सतपुड़ा, संजय दुबरी, राता पानी। ठीक है, रात को, मध्य रात को खेत में पानी करने गया कोई, तो रात को पानी होता है खेत में। मध्य रात को किसी ने किया पानी खेत में? हमने बहुत किया है। ठीक है, हालांकि जब हमारे पिताजी जब हमको मतलब वो फोकस करते थे पढ़ाने में, बस पढ़ो, मत खेलो, मत कूदो, मत कोई काम करो, बस पढ़ो। ठीक है, और वो सारा काम खुद करते थे खेती का ज़्यादातर। हाँ, जब फसल कटने की बारी आती थी तो फिर हम सारा परिवार सहयोग करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और उनको बहुत सारे फ्रैक्चर आ गए। ये वज्र होता है ना, ये टूट गया उनका यहाँ से, और मोर देन आपका 18 फ्रैक्चर उनको हुए जगह जगह पर, क्योंकि वो हमारी दादी का दिया से लाने जा रहे थे ना, गंगा जी जाते हैं बाइक से, तो वो गिर गए। ठीक है, तो उनका एक कंधा ये सब टूट गया। तो उस टाइम पर हमको करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी टाइम तक वो महीनों तक हॉस्पिटलाइज रहे। और उस समय पर हमने किया रात को पानी, तो तब की याद है, नहीं तो उसके अलावा नहीं करना पड़ा कभी। तो क्या बोलेंगे? राता पानी, रात को पानी खेत पे, मध्य रात में, आधी रात में, आधी रात में। वीरांगना दुर्गावती, क्या बोलेंगे? वीरांगना, ऐसे याद रखना। देखो, वीर बोलते पुरुष को, वीरांगना बोलते जो आपका स्त्री होती है, वीर, वीर अंगना, वीर अंगना बोलते स्त्री को, वीरांगना दोनों से मिलके बनता है। तो वीरांगना जो होती है वो मध्य में नहीं छोड़ के जाती किसी को। आजकल कोई बोले ना कि भाई वो उस लड़की ने उसको धोखा दे दिया, उसको छोड़ दिया, पति मरवा दिया, तुम बोलना वो वीरांगना नहीं है। वीरांगनाएं किसी का साथ मध्य में नहीं छोड़ती, वो किसी से झूठे वादे नहीं करती, वो मध्य में छोड़ के नहीं जाती। तो वीरांगना को बोलेंगे मध्य में छोड़ देंगे क्या? नहीं जी। माधव हमको याद रखना है, क्या बोलेंगे? माधव हमको याद रखना है। देखिए यहां पर जो कान्हा लिखा हुआ है सबसे ऊपर, कान्हा, कान्हा कहाँ रहते हैं? हम सबके मध्य में रहते हैं। माधव कहाँ रहते हैं? हम सबके मध्य में रहते हैं। ठीक है, माधव से बांधव याद रख लोगे। पेज मैंने बताया, इसको याद रख लो, पेज। पेज कॉपी का फाड़ के दोगे तो कहाँ से दोगे? मध्य से दोगे। कहाँ से? मध्य से दोगे, मध्य से। पन्ना फाड़ के दोगे कॉपी का तो पीछे से देंगे या मध्य से? जहाँ पिन लगी रहती थी, मध्य से। पन्ना फाड़ के कहाँ से देते हैं? मध्य से, मध्य से। तो पन्ना कहाँ से देंगे? मध्य से। ओके। सात का पहाड़ा उसी पन्ने पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? सात का पहाड़ा। ठीक है, सात का पहाड़ा। माधव भी याद हो गए। देखिए कान्हा जो है ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है। इस इस आपका कान्हा टाइगर रिजर्व का एक मैस्कॉट है, मैस्कॉट। मैस्कॉट बनाए जाते हैं शुभंकर। ठीक है, जो लुप्त प्राय प्रजाति है उसको भी बचाया जाए। तो यहाँ पर एक नाम दे रखा है मैस्कॉट, भूरा सिंह बारहसिंगा। भूरा सिंह, भूरा सिंह बारहसिंगा कहाँ का मैस्कॉट है? भूरा सिंह बारहसिंगा। जब मैंने रिसर्च किया इसको तो मैंने पाया कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। भूरा सिंह बारहसिंगा किस टाइगर रिजर्व का अपना शुभंकर है, यानी कि मैस्कॉट है, मैस्कॉट है। अतिरिक्त बातें मत करें आपसे साथी, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके हमेशा पिछले 7 महीने से हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। और अभी उसमें लगभग आप ऐसे समझ लिए और भी जर्नी बाकी है, और इनमें मैंने आपसे कम से कम 700 बार हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया होगा कि जब आप पढ़ें, हालांकि 99% बच्चा खुद को डेडिकेशन के साथ में फॉलो करता है, उसको डेडिकेट रहता है। 1% उस बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चे, आपके सपने हैं, आपके सपने तब पूरा होंगे जब आप डेडिकेशन से पढ़ाई करेंगे। अभी हम पढ़ कुछ रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, इसका मतलब आप किसी और दिशा में हैं, किसी और दिशा में। जब तक आप अपना समर्पण कक्षा के प्रति नहीं कर दोगे, तब तक साथी वो विजय का जो मार्ग है ना, वो नहीं निकल के आएगा। वो मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता, वो नहीं निकल के आएगा, वो दूर रहेगा। अतिरिक्त बातें ना करें, ये रिक्वेस्ट है मेरा सभी लोगों से। देखिए बांधवगढ़ में क्या लिखा हुआ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2020 को टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी। हॉट एयर बैलून समझते हो? ऐसे आपने देखा होगा,
एयर बैलून होता है एक, है ना, और ये तो बैलून क्या है, ये तो कुछ और बन गया। एयर बैलून होता है, आपने देखा होगा, उसमें लोग घूमते हैं। गाना देख लेना, एक खाली सलाम दुआ, तो मतलब बहुत सारे में दिख जाएगा आपको। देखा है ऐसा? अंदर यहाँ पर लोग लोग खड़े रहते हैं, 8-10 लोग। अभी एक इंसिडेंट भी हो गया था। ये आपका ऊपर इसमें, क्योंकि इसमें आपका एक क्या होता है, एयर, हॉट एयर, एयर यानी गर्म हवा प्रसारित की जाती है जो इसको फूला रखने में मदद करती है। और अभी क्या हुआ था, इसमें आग लग गई थी रिसेंट में, आपने वीडियोज़ वगैरह न्यूज़ में देखा हो। ठीक है, न्यूज़ वाले हालांकि जो दिखाना चाहिए उसको नहीं दिखाते हैं, लोगों को अवेयर नहीं करते हैं कि इस तरह के खतरनाक स्टंट से दूर रहें, आपका जीवन अमूल्य है। वो तो कुछ और ही दिखाते हैं। वो 4 लोग बैठा लेंगे बहस करने के लिए, कौन लोग हैं, हाँ जी भाई साहब हम आपसे ये बोलेंगे, आपको तब भाई साहब ये बोलना है। ऐसे ही पॉडकास्ट चलेंगे, भाई साहब मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या पूछूंगा, कुछ भी, सब कुछ नहीं पूछ सकते हो। वो पूछ सकते हो, ये इसको हटा दो, ये वाले क्वेश्चन को, इसका आंसर भैया मैं ऐसे दूंगा, नहीं नहीं ऐसे मत देना, यह मसाला यहाँ आएगा, ऐसे देना। चलो तो मिलके एक पॉडकास्ट कर लेते हैं, ठीक है, पॉडकास्ट कर लेते हैं। और एक काम करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगा लेते हैं पॉडकास्ट के लिए भी। ठीक है, सामने तुम्हें जो बोलना, कहीं तुम उसको भूल ना जाओ, तो सामने यहाँ लिखा हुआ आता रहेगा। पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं एक, और आराम से 2-4 दिन बाद करेंगे। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं ताकि लोग देखें तो उनको लगे यार कितने इंटेलेक्चुअल पर्सन है, कितने इंटेलेक्ट। अभी तुम्हारा मूर्ख बना दिया ना, तुरंत ही, तुरंत मूर्ख बना दिया। अभी एक इंटरव्यू आया था रासा मामी का, आपने देखा होगा, एक बिजनेसमैन का इंटरव्यू। देश का माइंडसेट बदल गया एकदम से। जो देश एक व्यक्ति को अभी तक गाली दे रहा था, ठीक है, विजय माल्या को, एकदम से उसका माइंडसेट बदल गया। उनको लगा देवता आदमी यही तो है, देवता आदमी यही तो है, मंदिरों को दान दिया यार। बताओ दे भाई साहब, जो आदमी 100 करोड़ से ऊपर के बिजनेस करते हैं उनको एक सोशल फंड देना पड़ता है। अब मतलब 100 करोड़ से ऊपर का कोई बिजनेस करेगा तो 2 करोड़ का सोशल फंड देना ही देना पड़ेगा। अब व्यक्ति सोचता है उस 2 करोड़ के फंड को मैं कहाँ दूं ताकि नाम जियत रहे, तो जहां पर आपका वो प्लेट लग जाए, मंदिरों में लगवा देते हैं, वहां पर सबसे लंबे समय तक वो नाम रहेगा कि हाँ फंड भी दिया, देना मजबूरी है, ऐसा उसे दिए बगैर रह नहीं सकते, बच नहीं सकते हैं, है ना। तो अब लेकिन देखने वाले लोगों का क्या है कि वो, उनको वो नॉलेज नहीं है, वो आईक्यू उनका नहीं है, वो माइंडसेट उनका नहीं है, तो उनको तो जो दिखाया जाता है वो उसी पक्ष में हो जाते हैं एकदम से, भाग करके। तो ऐसा नहीं होना है, थोड़ा आईक्यू लेवल अपना बढ़ाइए, आप भी मनुष्य हैं। अपनी रिसर्चेज पर थोड़ा विश्वास करिए, थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा रिसर्चर बनिए। ओके, बात क्लियर है? मध्य प्रदेश, हाँ जी। मिजोरम, भाई मजे लेने के लिए ना, मजे लेने के लिए दाम चाहिए दुनिया में। मजे लेने के लिए क्या चाहिए? दाम चाहिए, दाम, दाम। जैसे दुनिया में क्या बताया जाता है कि यार जो पैसा है ना, पैसा, धन, वो मतलब सारी समस्याओं की जड़ पैसा है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? और ये कहा किसके द्वारा जाता है? मैक्सिमम किन लोगों के द्वारा बोला जाता है ये? जिनके पास धन नहीं है। यानी कि आपकी जरूरतें किससे पैदा होती है? धन सबसे बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी चीज है। उस माइंडसेट से तुमको निकलना होगा। हाँ भैया, हमको जो है पैसे अर्न करने पड़ेंगे, हमारी बेसिक नीड्स उसी से पूरी होंगी। ठीक है, सभी लोग एकदम से संन्यास को ग्रहण नहीं कर सकते। 850 करोड़ लोग संन्यास ग्रहण कर लेंगे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, मजे, मजे, मजे के लिए दाम चाहिए भैया। ओडिशा याद है, उड़, उड़, वो किसी के साथ उड़ेगी। कौन सी सिम लेके आई थी बताना, कौन सी सिम लेके आई थी? तो वो उड़ेगी, उसने एक सिम ली है वोडाफोन की, किसी से बात करती है, उड़ जाएगी वो एक दिन, देखना तुम। 7 कोस कितनी दूर चली जाएगी? 7 कोस दूर चली जाएगी उड़ के। कितनी दूर चली जाएगी उड़ के? 7 कोस। जैसे अभी किलोमीटर में मेजर करते हैं तो पहले, अरे तुम्हें वोडाफोन भी याद है? अरे ऐसे फिक्स नहीं है यार, वाई याद रख लो, जियो याद रख लो, देश में जियो चल रहा है, एयरटेल याद रख लो, कुछ भी रख लो, वोडाफोन ही याद कर लिया है तुमने। तो क्या बोलेंगे, उड़ के उसने सिम ले लिए, 7 कोस दूर चली जाएगी। राजस्थान, राजस्थान, राजा का स्थान, क्या बोलोगे? राजा का स्थान। राजा का स्थान कैसे प्राप्त होता है भैया? रण से प्राप्त होता है। राजा का स्थान रण से प्राप्त होगा। अरे इसमें तो बहुत रिस्क है भाई, लड़ने में, रण में रिस्क तो है, लेकिन तुम क्या बोलोगे? याचना नहीं, अब रण होगा, अब रण होगा। मुकुद्रा हिल्स, रण में रिस्क लोगे तभी तो मुकुट मिलेगा, मुकु से मुकुद्रा। रामगढ़ विषधारी, तो आप कहेंगे भैया इस रास्ते में तो कोई तुमको विष भी पिला सकता है। देखा तुमने, राजाओं को विष पिला दिया जाता था। आचार्य चाणक्य, आपने सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो हम आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे तो वो लेसन्स पढ़ाएंगे कि चाणक्य ने क्या सिखाया, आचार्य चाणक्य जी ने।
क्या सिखाया आपका? किनको? ग्रेट आचार्य चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या सिखाया? तो वो उनको आपको पता होगा, विष भी देते थे, स्लो पॉइजन, ताकि कोई सी जहर का असर ना हो उन पर, किसी जहर का असर ना हो। और यही एक बार आपको पता होगा, यही जहर दे दिया गया था, ठीक है। तो जिससे बिंदुसार पैदा हुए तो उनकी पत्नी ने उसको खा लिया था। तो बिंदुसार की जो माँ थी उनका ऑपरेशन करना पड़ा था। बिंदुसार की माँ का ऑपरेशन, उस टाइम पे सर्जरी नहीं होती थी, तो लेकिन सर्जरी की गई, तो उसको बोला जाता है आपका सिजेरियन किंग, सिजेरियन सुल्तान, जो सर्जरी के द्वारा पैदा हुआ। और इसी बात के लिए आचार्य चाणक्य के खिलाफ कर दिया गया था। किसको? बिंदुसार को, कि तुम्हारी माँ की मृत्यु का कारण आचार्य चाणक्य हैं। आचार्य चाणक्य, वो जहर जो तुम्हारी माता के पेट में गया, जिसकी वजह से सर्जरी करनी पड़ी, तुम्हारी माता की मौत हो गई, इसके पीछे जो है वो हाथ आचार्य चाणक्य जी का है। तो विष बहुत रहते राजा के स्थान पर प्राप्त करने के लिए, बहुत विष, बहुत जहर, बहुत जहर। धौलपुर करौली, क्या बोलोगे? धौलपुर, क्या बोलेंगे? ढोल। राजा के स्थान पर जब कभी जाते हो तो ढोल बजते रहते हैं या नहीं? ढोल से याद रख लेना, ढोल से ढोलपुर। ढोल बजते हैं नहीं बजते? नगाड़े। आप कहोगे हाँ भैया, राजा के स्थान पर स्वागत बहुत होता है, डम 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 टमा डम डम टमा डम डम, बहुत ढोल बजते हैं, बहुत ढोल। तमिलनाडु, तमिलनाडु क्या बताया था? तुम मिलने आना, तुम मिलना, तुम मिलना। और क्या फरमाइश थी जब मिलने आना? तो क्या लेके आना? क्या मांगा था उसने? मलाई, मलाई। तो मलाई रूट वर्ड तो तमिलनाडु का है ही, मिलन और मलाई। देखो, मिल वर्ड भी आ रहा है और मलाई वर्ड भी आ रहा है। तो मिलन पे मलाई, क्या बोलेंगे? मलाई, मलाई जहां पर भी आ रहा है। और ये कलाकंद लिखा हो तो कलाकंद भी याद रख लो यार। तुम मिलने आना तो कलाकंद लेके आना। बोलो थम्स अप करके, जी भैया, जब सिलेक्शन हमारा होगा तो कलाकंद ही लेके आएंगे, ठीक है। क्या बोलोगे? कलाकंद, मुंडन थुरई से याद रख लेना, कलाकंद, मलाई, मलाई, मलाई। और सत्यमंगलम, सत्य को तो आप जानते ही हो सारे लोग, कि तुम मिलने आना तो सत्य के साथ मिलने आना, झूठ के साथ मिलने मत आना। कभी पता चले तुम्हारे ख्यालों में कोई और है, और हमको तुम फिर बताओ भी ना, और हमारे साथ साथ फेरे भी ले लो, और फिर हमको तुम घुमाने भी ले जाओ मेघालय। दिक्कत है ना, तो बता दो पहले ही। अब घर वाले भी प्रेशराइज कर रहे हैं, और फिर ऐसे नेशनल मीडिया पे दिखा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। जब उसको किसी और से शादी करनी है तो तुमने क्या प्राप्त कर लिया फिर? ठीक है, थोड़ा अवेयर हो जाओ। हाँ, अपनी बेटी को अवेयर करो कि ये तुम्हारे लिए ठीक चॉइस नहीं है, ये लड़का सही नहीं है, और उसके मतलब ये चीज़ें हैं। और तब भी लड़की अंधी हो, तब भी लड़की ना माने, तो तब क्या करोगे? जबरन तो कोई चीज़ें अभी इस आधुनिक भारत में हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। ये तो परवरिश और आपका परिवेश का नतीजा है, कि आप उस बच्चे को किस तरह से गाइड करते हैं, वो किस तरह से अपने डिसीजंस लेंगे, और उनके डिसीजंस अच्छे हों, उनके निर्णय गलत ना हो। ये हमारी और इस समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए उनको अवेयर करें, ठीक है। तो क्या बोलेंगे भैया? सत्य के साथ मिलने आना, तुम जब मिलने आना, झूठ के साथ में नहीं। झूठ अपने घर रख के आना। एक बच्चे ने बताया भैया, सत्यमंगलम को भी T2 अवार्ड मिल चुका है। क्लैपिंग, बहुत अच्छा आंसर आपने किया है, बहुत अच्छा आंसर आपने किया है। एक बार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को भी पीलीभीत के बाद में T2 अवार्ड मिल चुका है। ठाकुरवाणी, बच्चे आप हमेशा अच्छे आंसर देते हैं, मैं अक्सर आपको देखता रहता हूँ। बहुत बढ़िया, शाबाश, बात क्लियर है। तेलंगाना, इसको याद रख लेना, गाने से, गाना से, गाना से। वहां पर तेल से याद कराया था हमने, यहाँ गाने से याद रख लेना। आदमी गाने नहीं सुनता, कंबल ओढ़ के, कंबल ओढ़ के, तेरा मेरा प्यार अमर रहे, पता नहीं मुझे, मतलब लिरिक्स पता नहीं है क्या है, वो तुम देख लेना। मतलब आदमी गाने कैसे सुनता? कंबल ढक के। जब उसका प्रेम बर्बाद हो जाता है तो कंबल में मुंह ढक के, और भैया अमर होने के गाने सुनता रहता है। क्या? अमर होने के। या ऐसे याद रख लो, सब सोचते हैं यार ये गाने सुनता रहता कंबल में दुख भरे, ए तो मरेगा, ए मरा, अमरा, ए मरेगा क्या, इस तरह के गानों में डूबा रहता है। अमर और अमरा, कुछ भी याद रख लो, ए भाई मरेगा, अमरा, अमरा। याद रखेंगे। कहाँ का? तेलंगाना का। उत्तर प्रदेश में याद रख लेना, उत्तर प्रदेश में हमने बताया माँ बोलती हैं, उत्तर प्रदेश में माँ बोलती है बेटा दूध पियो। क्या पियो? दूध पी लो। पीलीभीत से याद रख लेना, दूध पी लो, दूध पी लो। कल को शादी होगी, तुम्हारी एक रानी भी होगी, रानी भी होगी, और उस रानी का तुमको फिर जो है मान भी बढ़ाना है। अमानगढ़, क्या बोलेंगे? रानी तुम्हारी अमानत होगी। अब रानी तुम्हारी, उसका मान बढ़ाओगे, वो तुम्हारी अमानत होगी। अमानत रख लेना इसको, अमानत।
अमानत होगी रानी तुम्हारी। तो दूध पी के ताकत रखनी पड़ेगी, नहीं कल को पता चले उसको सुरक्षा भी तो देनी है आपको, उसके लिए लड़ना भी तो, फाइट भी तो करनी है। हाँ जी भैया। किसी को उत्तर भी तो देना है तुमको। हाँ जी भैया, उत्तर भी देना है। तो उत्तर कैसे देंगे? दूध पी के रानी को एक अमानत सुरक्षा की तरह रखेंगे। उत्तराखंड का जिम कार्बेट कल हमने बताया, भाई मैं जिम भी करता हूँ तब भी मेरा उत्तर नहीं देती। बढ़िया, 6 एब्स भी बना लिए तब भी उत्तर नहीं मिल रहा है। जिम भी खूब जा रहे हैं, शोल्डर भी ऐसे हो गए कान तक पहुंच चुके हैं, तब भी आंसर नहीं है। क्या बोलोगे? राजा जी बोल रहा हम तो यार राजा जैसे लोग हैं तब भी उत्तर नहीं मिल रहा है हमको। उत्तर, सॉरी, पश्चिम बंगाल, बंगले में क्या होनी चाहिए? सुंदर बुक्स होनी चाहिए, तभी बंगला सुंदर होगा। बंगाल को याद रखना, बंगला से। बंगला सुंदर कब होगा? बंगला सुंदर कब होगा? जब उसमें बुक्स होंगी। अब लोग क्या कर रहे हैं अपने घरों में? कह रहे हैं कि वो बना लेते हैं अपने घर में एक बार। आजकल ट्रेंड चल रहा है, जो थोड़े जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा है वो अपने घर में फ्रंट पे बार बनाता है पहले। उसमें गिलास रखते हैं, उसमें 2-4 विस्की की बोतल रखेंगे ताकि फील आए यार कितने रिच लोग हैं। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि बंगला इन बार से सुंदर नहीं बनता, ये बुक्स से सुंदर बनता है। आपको अपने बच्चों को वो बुक्स, उनको जब दिखेंगी ना, आपके घर में होंगे, जब दिखेंगे वो परिवेश होगा, उसके पढ़ने के लिए उसके लिए माहौल बनाओ। जब उसके अंदर ज्ञान का सृजन होगा, जब उसके अंदर नॉलेज उसको बोलते हैं ना प्रस्फुट होना, जब नॉलेज प्रस्फुट होगी तब एक वातावरण तैयार होगा, तब आपका बच्चा इंटेलेक्चुअल होगा। लेकिन आप क्या दिखा रहे हैं उसको? शराब की बोतलें। और ट्रेंड है ये आजकल, हर घर में मिलेगा तुमको। हर घर में नहीं तो जिनके पास थोड़ा पैसा, हर दूसरे घर में तो मिल ही जाएगा। ठीक है, देखना तुम भी वीडियोज में दिख जाएगा तुमको। सुंदर बुक्स होनी चाहिए, बंगला तब सुंदर होगा। अब छोटे से टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व की तरफ आते हैं, आपको बहुत सारे नाम याद रहेंगे। देखिए, यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व का नाम रखा। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास संबंध। इस बात को देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, जो हमारा जीवन है, हम जैसे मनुष्य हैं हम सभी, तो हम सभी को कभी कभी आप देखते होंगे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो हमारे स्वास्थ्य खराब होने के बाद में हम लोगों को कुछ वनस्पतियों की ज़रूरत होती है, कुछ जड़ी बूटियों की ज़रूरत होती है। हमको अपने जीवन में घर बनाने के लिए लकड़ी आदि की ज़रूरत होती है। बहुत सारी क्रियाओं के लिए हमको प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। तो प्रकृति पर जब हम निर्भर रह रहे हैं तो हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए भारत में जितनी ऐसी जगह हैं उन सबको कहा गया है बायोस्फीयर रिजर्व। थम्स अप करके बताइए, बात क्लियर है? तो क्या बोलेंगे? क्या देखा जाता है इसमें? प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए क्या बोलेंगे? यूनेस्को नेम्ड बायोस्फीयर रिजर्व फॉर नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप। बायोस्फीयर रिजर्व मेक्स ए बैलेंस्ड एफर्ट टू रिलेट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। आर्थिक और सामाजिक विकास रहे। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम, इसको याद रखना है आपको। इस स्लाइड में आपको ये चीज याद रखनी है। MAB प्रोग्राम, यानी कि मनुष्यों का बायोस्फीयर से क्या संबंध है, इसके लिए मैब प्रोग्राम हुआ। मैन एंड क्या बोलेंगे? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इसको बोलते हैं। यानी कि आप जो मनुष्य हैं, आपका पर्यावरण से क्या संबंध है, उसका क्या वैज्ञानिक आधार है, क्या साइंटिफिक बेस है, क्या साइंटिफिक उसका साथ ही कनेक्टिविटी का रीजन है, ये सब उसके अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं। तो मैब प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? लिखिए, ईयर लिखिए सारे लोग, 1971 में। इंपॉर्टेंट है। मैब प्रोग्राम कब शुरू हुआ? जिसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। बाकी चीजों को नहीं रटना है, बाकी चीजों को नहीं रटना है। ठीक है, क्या बोलेंगे? बाकी चीजों को नहीं रटना है। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है इसमें, आपका याद रख लेना क्या होता है इसमें, एक तो कोर क्षेत्र होता है। कोर यानी कि मेन उस क्षेत्र में जो कोर जगह है, कोर जगह, उस कोर जगह के बाहर में होता है आपका बफर जोन। ठीक है, ये कोर हो गया, और ये बाद वाला ये कौन हो गया? दूसरा एरिया। ये दूसरा एरिया हो गया आपका बफर जोन। बफर जोन, और एक होगा बफर जोन से बाहर, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन। तो कितने जोन में बटा रहता है कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व? तो सबसे पहले होगा कोर, जिसके लिए उसको जाना जाता है, जो वहाँ की मुख्य विशेषता। उसके बाहर में बफर होगा, और उसके बाहर में होता है ट्रांजिशन।
सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब हम एक बार संख्या पूछेंगे आपसे। नेशनल पार्क हमने कितने बताए आपको अब तक, नेशनल पार्क देश में कितने हैं, 107। टाइगर रिजर्व हमने कितने बताए आपको, कुछ संख्या पूछ रहे हैं, टाइगर रिजर्व 58। और हम आपसे पूछ रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व, इसको बोलते हैं BSR, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18 हैं, जो 60,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। ये बात याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ याद रखना है बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं देश में, 18 है, 18। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है हमारे देश का, तो वो नीलगिरी है, नीलगिरी। बता सकते हैं नीलगिरी कहाँ पर है, नीलगिरी ब्लू माउंटेन्स कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु केरल तक फैले हुए नीलगिरी, ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, ब्लू, नीली पहाड़ियाँ, ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं। और ये ब्लू माउंटेन्स स्पेशली तमिलनाडु और केरल तक फैले हुए हैं, कहाँ तक, तमिलनाडु और केरल तक। सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे बड़ा, यानी कि ये 12,454 किलोमीटर में फैला हुआ है आपका, ठीक है, और ये किलोमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि जब हम एरिया की बात करेंगे, जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो किलोमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है बॉस, ये तो आप भी समझते हो यूनिट्स तो, हाँ जी, यहाँ भी हो गया किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर किलोमीटर होगा ये, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का, कच्छ कहाँ पर था हमने कल आपको बताया, आंसर आए पूरी कक्षा का, हम तक एनर्जी पहुंचेगी। कच्छ कहाँ पर है, तो कच्छ आप कहेंगे भैया गुजरात में है। किस एनिमल के लिए हमने बताया था, तो याद रख लेना, ये वाइल्ड आस के लिए जाना जाता है, किसके लिए, ये भैया जी आपका जंगली गधे के लिए जाना जाता है, जंगली गधे के लिए। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व ये डिब्रूगढ़ सेखोवा है। बताइए डिब्रूगढ़ सेखोवा जो है, डिब्रूगढ़ सेखोवा, ये किस स्टेट में है। सबका आंसर आएगा। सीखने की बात हमने बताई थी, आसाम सीख के बता देंगे जी भैया रंगों के नाम, आसाम का है, यानी कि असम में है, असम में सबसे छोटा है। सबसे पहला जो जीवमंडल रिजर्व है, यानी कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है, मरीन, समुद्र में भी है बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ, वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसको संरक्षित हमको करना है, तो वो मन्नार में, मन्नार पड़ता है तमिलनाडु में। जैसे ही आप यहाँ देखोगे बॉर्डर में, तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर ये मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, श्रीलंका की तरफ नीचे, यहाँ पर तमिलनाडु के पास में क्या है, मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पर मिलती है आपको समुद्री डीगोंग, उसको बोलते हैं, यहाँ पर क्या पाया जाता है, समुद्री, समुद्री डुगोंग पाया जाता है, डुगोंग, जिसको हम कई बार समुद्री डुगोंग भी पाया जाता है, और कछुए भी यहाँ पर पाए जाते हैं, समुद्री कछुए, ठीक है, इसको बोलते हैं मरीन डुगोंग, यानी समुद्री गाय होती है ये एक तरह की, क्या होती है, ये आपका साथी आपका एक समुद्री गाय होती है, क्या होती है ये, समुद्री गाय। ये प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, समुद्री डुगोंग के लिए कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो कौन सा है, वो है मन्नार, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। देखिए ये हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लगाया है, ताकि आप अपनी पीडीएफ में इसकी प्रैक्टिस करके पहचान पाएं कौन सा एरिया किसका है। पहचान लेंगे, एरो लग करके लिखा हुआ है, बाद में प्रैक्टिस करनी है पीडीएफ से, बोले यस भैया करेंगे, पहले नाम पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा बताया, नीलगिरी। तो नीलगिरी का ईयर याद रखना है आपको, नीलगिरी का क्या ईयर याद रखना है, सॉरी, नीलगिरी का ईयर आपको याद रखना है दोस्त, और किसी का ईयर याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी और का ईयर आप याद नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले नीलगिरी कहाँ पर है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तक फैला हुआ है। नंदा देवी हमने कल आपको बताया, नंद, क्या बोलेंगे, नंदा देवी, निंदा मत करो किसी का, उत्तर दो उसको, निंदा मत करो। मन्नार की खाड़ी, क्या बोलोगे, उसने मिलने से क्या कर दिया, मिलने से मना कर दिया, मना कर दिया उसने, किससे, मिलने से, मिलने से। याद है आपको, उसने बोला था, मैं भाई जब घायल हो रहा था मैंने उससे बोला नो क्राइम, नो क्राइम, नो क्रैक से, भाई कोई क्रैक आ जाएगा मेरी हड्डी में, प्लीज नो क्रैक, क्रैक मत करो, लेकिन फिर भी मैं घायल कर दिया, मैं घायल कर दिया, घायल। सुंदरवन याद हो गया। अभी आपको, मतलब मैं कहता हूँ ना, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो चीजें एक टाइम पे आप सारी रिलेट करते चले जाओगे। अब बताइए, सुंदरवन याद कराने की जरूरत है क्या पश्चिम बंगाल में, मानस असम में याद कराने की जरूरत है क्या, सिमलीपाल उड़ीसा में, हो गए ना आप इस नाम से फैमिलियर, एग्जाम तक फैमिलियर रहोगे, प्रॉमिस टू यू। दिहांग दिबांग, तो जो नाम आपने अब तक नहीं पढ़ा है
स्टूडेंट का तरीका होना चाहिए कि उस पर बिंदु बना लिया करो आप, ताकि आप उसको ध्यान से देखें, क्योंकि आपके लिए नया नाम है। दिहांग, दिबांग। अरुणाचल प्रदेश आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश। अब आंचल अरुण से ये आंचल जो है अरुण से ये कहते हैं मुझे ये दिवा, मुझे ये दिला, मुझे ये दिवा, मुझे ये दिवा। भाई यार, उसको लेके भागा था, उसके साथ कहीं गया था, फरार हो गए थे दोनों, तो कुछ डिमांड नहीं करेगी क्या, ये दिला, ये दिबा? तो बोलेगी भैया वो उससे कहती रहती दिबांग, दिबांग। पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। देखिए, आप दो लोग जो हैं अपने मध्य में कभी किसी को पंच मत बनने देना। आप दो दोस्त अगर हो ना कोई, और आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन आ रहा हो, आपकी कमियां आप दूर करोगे। दोस्त से मतलब कोई भी रिश्ता हो सकता है, इसमें पिता पुत्र का हो सकता है, माता पुत्र का हो सकता है, भाई भाई का रिश्ता हो सकता है, भाई दोस्त दोस्त का हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का हो सकता है। आप अपने बीच में किसी को पंच मत बनने देना। अगर आप जब अपने बीच में मीडिएटर ले आते हो ना कोई और, तब चीज़ें बिगड़ती हैं। आप समझते हो कि चीज़ें सुधरती हैं, नहीं बिगड़ती हैं। अगर आप स्व विवेक से, अपने विवेक से चीज़ों का हल ढूंढेंगे, और सामने वाला भी ढूंढे तो हल निकलता है। आप ढूंढ रहे हैं, सामने वाला नहीं निकल रहा है, तो नहीं निकलेगा। थर्ड आ जाओ, फोर्थ आ जाओ, फिफ्थ आ जाओ, कोई अंतर नहीं आएगा। तो पंच मत बनने देना अपने मध्य में किसी को। बोले नहीं भैया, अपनी चीज़ें हम खुद संभालेंगे, अच्छे तरीके से शांत मन से निर्णय लेंगे, जो भी निर्णय होगा जीवन में। जीवन निर्णयों की वजह से बनता है, याद रखना। आप अपने जीवन में कैसे डिसीजंस लेंगे, आपका भविष्य उसी बात पर निर्भर करेगा, सिर्फ और सिर्फ, और कोई पैमाना नहीं है। कोई भाग्य आपका निर्माण नहीं करेगा, याद रख लेना। आपको पुरुषार्थ पर विश्वास रखना है, आप निर्माण करेंगे, आप। अचनक मार, अचनक याद है, अमरकंटक तो एमपी में पहाड़ियां हैं। अचनक मार ये एक नाम है। अचानक से, अचानक से कहां पर, अचानक से कहां पर याद है? अचानक से छत पर, छत पर इंदर आ गया था अचानक से। कच्छ का रण जो जंगली गधे के लिए जाना जाता है, गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल। भैया शीत क्या चीज होती है बताना जरा, ठंडी क्या चीज होती है? कोल्ड होती है हिम, हिम बोलते हैं बर्फ को। हिम किसको बोलते हैं? आइस को, आइस को, आइस को। हिम और आइस ये कोल्ड होती है कि नहीं होती है? हाँ जी भैया, होती है, होती है। कंचनजंगा ये सिक्किम में है। क्या बोलोगे, चने किससे खाने हैं? या हमने बताया था वो सिक हो गया, वो बीमार हो गया, क्योंकि उसकी जंघा में दर्द है, थाइज में दर्द है। चने खा लो सीख से, ऐसे याद रखना, सीख से। अगस्त्य मलाई, मलाई याद है, ये तमिलनाडु से लेकर केरल तक फैले हुए हैं, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। बड़ा निकोबार, ये तो निकोबार में ही है। डिब्रू सेखोवा कहाँ पर बताया? सीखने की बात आसाम सीख लेंगे जी। शेषाचलम आंध्र प्रदेश का, इसको मार्क करो भाई। आपको शेष चलना है, शेष यानी कि शेष मतलब कुछ बचा हुआ है वो चलना है। तो अंधा आदमी उसको नहीं चल सकता है, शेष चले हुए को, उसको किसी सहारे की जरूरत होगी। अंधा आदमी शेष नहीं चल सकता है, बचा हुआ नहीं चल सकता है, शेष नहीं चल सकता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना कहाँ से फाड़ोगे भैया? मध्य से फाड़ेंगे। कहाँ से? मध्य से फाड़ेंगे, मध्य से, मध्य से फाड़ेंगे, मध्य से पन्ना फाड़ दोगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ऊपर से रिपीट करते आओ फटाफट से, ऊपर से रिपीट करते आओ फटाफट से, रिपीट करते हुए आएंगे ऊपर से। एक एक रिपीट होना चाहिए आपका, एक एक पर ध्यान होना चाहिए, एक एक पर। मजा आ जाएगा अगर आपने सारे नाम दे दिए। नीलगिरी कहाँ पर फैला? कर्नाटक तमिलनाडु से केरल तक फैला हुआ है, ठीक है। नंदा देवी कहाँ पर? उत्तराखंड में। मन्नार की खाड़ी बताइए मुझे, मन्नार की खाड़ी, मन्ना क्या बोलेंगे? तुम मिलना, मिलने से मना कर दिया। नोक्रेक मेघालय, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अचनकमार ये आपका कहाँ पर बोला? छत्तीसगढ़। और अमरकंटक एमपी में। कच्छ का रण गुजरात। कोल्ड डेजर्ट ठंडा, कोल्ड क्या होता है? हिम, आइस होती है आपका। कंचनजंगा सिक्किम होगा आपका। अगस्त्य मलाई क्या होगा आपका? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु होगा। निकोबार, निकोबार डिब्रू सेखोवा असम में। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में। थम्स अप करो, आया मजा? मेमोरी क्रिएट हुई, भूलने नहीं देंगे। बस हाँ, जहाँ पर चीज़ें नहीं ट्रिक लग सकती है वहाँ पर थोड़ा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, उतनी उम्मीद आपसे भी करूँगा। 50 to 70% चीज़ें मैं आपको लर्न करा दूंगा, 30% आपका भी प्रयास मुझे चाहिए होगा, हम दोनों के प्रयास से मिलकर चीज़ें होंगी। ओके, बात क्लियर है?
अब तीसरे टॉपिक पर आते हैं, आज का हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। जैव विविधता स्थल इनको हम बोलते हैं, हॉट स्पॉट। देखिए, जब कोई हॉट स्पॉट की बात आएगी, पहली बात तो हॉट स्पॉट क्या होता है उसको पढ़िए। हॉट स्पॉट में क्या होता है, जीव जंतु भी जहां पर हो आपका, और साथ ही आपका प्रजातियां भी वहां पर हो। प्रजातियों से मतलब है कौन कौन सी, इसको पढ़िए पहले दोनों को। फौना, जितने भी जीव जंतु होते हैं इनको बोलते हैं हम फौना, और जितने भी हमारे पेड़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरा हम कहते हैं। तो जहां पर फौना और फ्लोरा एक साथ हों तो ऐसी जगह को हॉट स्पॉट कहा जाता है। और याद रखना, हॉट स्पॉट नाम किसने दिया था, नाम पूछा जाए तो नॉर्मन मेयरस ने। क्या बोलोगे, हॉट स्पॉट जो ये नामकरण किया, जो नॉमिनेशन ये आपका इसका नॉमिनाइज किया, इसको नामकरण किया, ये थे आपका नामकरण करने वाले व्यक्ति, उनका नाम है नॉर्मन मेयरस। क्या नाम है, नॉर्मन नॉर्मन मेयरस, मेयरस, नॉर्मन मेयरस। ठीक है। ऐसे स्थान जहां पर समृद्ध जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां अधिकता में मिलती हैं। तो जीव जंतु बहुत सारे तरह के हैं वहां पर। आप देखो अपने आसपास, देखो आपके पास कौन कौन से जंतु मिलते हैं। आप कहोगे भैया हमारे पास में गाय है, कुत्ता है, और आपका गाय हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक है, गाय की प्रजाति हो गई सारी, कुत्ते की प्रजाति हो गई, भैंस की प्रजाति हो गई सारी, मनुष्यों की प्रजाति हो गई सारी। पेड़ देखोगे आप बहुत लिमिटेड है, शीशम, नीम, मतलब 10-5 पेड़ देखोगे उसके आसपास ही पेड़ होंगे। ऐसा ही होता नहीं होता। बिल्ली की प्रजाति है जी, चूहा हमने देखा है, हमारे पास में छिपकली की प्रजाति है। तो आप देखो, लेकिन जब छिपकली आप देखोगे एक ही तरह की होगी आपके यहाँ, लेकिन आप देखो कोई एक ऐसी जगह है वहां पर हजारों तरह की छिपकलियां हैं, हजारों तरह की। जब वो प्रजाति, पौधे, एक ही पौधे की बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं, ठीक है, किसी एक पौधे की। कोई एक जीव है, उसकी मधु मक्खी है, मक्खी आप देखो आपके यहाँ मक्खी जनरली कैसी होगी, एक प्रकार की मक्खी, देखो हजारों प्रकार की मक्खियां हैं, ठीक है, क्योंकि लाखों प्रजातियां उसमें है। कहीं पर देखोगे लाखों तरह के मच्छर हैं। तो आप क्या बोलेंगे इसको, तो आप कहेंगे अच्छा। तो इस बात पर हम पहुंचेंगे जहां पर बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां अधिकता में पाई जाती हैं, इस वर्ड का महत्व है। परंतु उनका जो अस्तित्व वो निरंतर संकट पर बने रहता है, यानी ये कभी भी लुप्त प्राय हो जाती हैं। हम आपको जब संस्थान बताएंगे, IUCN बताएंगे, तब हम आपको रेड डेटा बुक बताएंगे कि उसमें आपका लुप्त प्राय जीव कौन कौन से हैं। तो ऐसे स्थान तप्त स्थल, हिंदी में क्या बोलते हैं हॉट स्पॉट को, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहलाते हैं। यह सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। हॉट स्पॉट कहाँ पर है आपका, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, किसमें, ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया जी। फोना और फ्लोरा समझ गए, ये हमारी पढ़ने की बात थी सिर्फ, और कुछ नहीं। भारत में 4 मुख्य जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। क्या बोलोगे, कितने बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इमेज को देखना जरा, कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। एक आपको दिख रहा होगा हिमालय की तरफ है, ठीक है। एक आपको दिख रहा होगा जिधर म्यांमार की तरफ है, रेड वाला एरिया बर्मा की तरफ है। एक आपको दिख रहा होगा साथी यहाँ पर जो ये आपका इधर वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में थोड़ा सा हिस्सा ईस्टर्न घाट में, यानी कि आपका किधर, पूर्वी घाट की तरफ भी है, पूर्वी घाट की तरफ। और इधर जहाँ पर इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार जैसे देश आ जाते हैं, यहाँ पर जो है ये इसको बोलते हैं सुंडा लैंड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सुंडा लैंड, ठीक है, बोलेंगे। कोई इशू, कोई परेशानी, कितने हैं, 4 हैं, यानी कि मध्य में नहीं है, आउटर रीजन में है। अब यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाता है, ऑप्शन में क्या करता है, किसी क्वेश्चन को पूछते टाइम वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को देता तो मार्क करके एक जगह है, अभी हम आपको बताते हैं तब आप समझोगे। देखिए, एक कहाँ पर है, हिमालय। तो हिमालय में कहाँ तक है, भूटान, नेपाल, और साथ ही आपका साउथ इंडिया तक के क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। क्योंकि साउथ इंडिया से मतलब कैसे घूमता है वो, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने ज्योग्राफी को पढ़ा होगा, तो हिमालय रेंज जो है वो घूम के कहाँ से आ जाती है आपका, इधर सागर में अंडमान निकोबार तक जाती है। कहाँ तक जाती है, अंडमान निकोबार तक जाती है। जाती है कि नहीं जाती, जाती है कि नहीं जाती, बोलो भी फटाफट से, सारे लोग बोलेंगे एक बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भैया स्टेनो के प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए दोस्त। अभी नायक 2.0 GS प्रैक्टिस सेट हमने कराया है। आपको MCQ की किसी को भी प्रैक्टिस करनी है तो नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं। किसी भी SSC के एग्जाम्स के लिए इनको किए बगैर मत जाना,
किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, तो आप कहेंगे हाँ जी जाती है। दूसरा क्या है, पश्चिमी और पूर्वी घाट। देखिए यहाँ पर फोकस करिए, पश्चिमी और पूर्वी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, यानी कि यहाँ से हम बात करें आपसे तो इधर क्या आ जाता है आपका, महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक है, इधर आपका केरल आ जाता है, इधर कर्नाटक आ जाता है, ठीक है, और इधर क्या है, श्रीलंका, यहाँ श्रीलंका तक फैला हुआ है। इसमें अगस्त्यमलाई की पहाड़ियाँ, जो केरल की आपका साइलेंट वैली है, जो पेरियार है केरल का नेशनल पार्क, वो सब इसी में आते हैं। जबकि पूर्वी हिमालय और उत्तर पूर्व भारत से भूटान तक फैला हुआ है, तो यहाँ पर आपका पूर्वी घाट भी आता है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कभी भी देना दोनों एक साथ में तो हम चुन ही लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या करता है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को अलग अलग विकल्प में चुन लेता है, तो आपको वहाँ पर प्राथमिकता देनी है किसको, पश्चिमी घाट को। इस सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में वेस्टर्न घाट में है। मैं आपसे इसको आसान से शब्दों में बोलूं कि पश्चिमी घाट में जैव विविधता ज़्यादा है कि पूर्वी घाट में, आपका क्या उत्तर होगा? दोनों विकल्पों में से एक चुनने के लिए हम आपको दें, दोनों को, यूं तो हम साथ पढ़ रहे हैं लेकिन मैं कहता हूं कि दोनों में से एक विकल्प आपको चुनना है, तो आप किसको चुनेंगे? पश्चिमी घाट को। यही मैं आपसे बस जानना चाह रहा था। बहुत बढ़िया। पश्चिमी घाट में इंडो बर्मा रीजन, क्या बोलेंगे? इंडो बर्मा रीजन। भैया क्या सभी आपका ट्रॉपिकल में होते हैं? नहीं, ज्यादातर, इसका जो ज्यादा एरिया है, बायो, सभी नहीं बोलेंगे, शायद हमने उसमें सभी शब्द का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। यह सिर्फ 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 शब्द बना, सिर्फ शब्द हटा दें, ज्यादातर की बात आई, ओनली वर्ड को हटाना पड़ेगा, ओनली वर्ड को हटाना पड़ेगा दोस्त। ये ट्रॉपिकल रीजन्स या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं ज्यादातर। यहाँ पर आएंगे इंडो बर्मा रीजन, इसमें पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया तक का हिस्सा आता है, बांग्लादेश से मलेशिया तक का, इसमें भारत का छोटा सा ही हिस्सा आता है इंडो बर्मा में। और चौथा क्या है, वो है सुंदरवन क्षेत्र, इसके अंतर्गत समय पर आइलैंड आते हैं, इसमें थाईलैंड, आपका इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत के अंडमान निकोबार तक के क्षेत्र आते हैं। कई जगह इसको साथी आपका, कई जगह इसको क्या बोलेंगे, आपका सुंडा के नाम से जाना जाता है, सिर्फ सुंडा भी इसको बोलते हैं, सुंडा, सुंदरवन। मेमोराइज करिए, आंखें बंद करिए एक बार, कौन कौन से एरिया हैं। एक तो आपका बर्मी क्षेत्र हो गया, एक हिमालयी क्षेत्र हो गया, एक पश्चिमी घाट हो गया मुख्यतः, और एक क्या हो गया, एक सुंदरवन। यानी कि आपका सुंदरवन किधर पड़ेगा, बताइए किस स्टेट में है सुंदरवन? तो आप कहेंगे इधर साइड में, वेस्ट बंगाल की साइड में। वेस्ट बंगाल से मतलब क्या है, इधर अरेबियन सी है, अरेबियन सी अरब सागर है, और इधर कौन सा, बे ऑफ बंगाल। यानी कि इधर हो गया आपका एक रीजन, एक रीजन इधर हो गया, एक रीजन इधर हो गया, और एक रीजन इधर हो गया, आपका 4 रीजन है। कोई क्लियर? बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई साथी? कोई इशू तो नहीं? कोई इशू तो नहीं? बस आपके अंदर ये पोटेंशियल होना चाहिए। स्टैटिक जीके में चीज़ों को हम तो फिर भी बहुत विस्तार से इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ये पोटेंशियल होना चाहिए, हाँ मैं इन चीज़ों को एक बार रिपीट करूंगा और ये रटने जैसा जो प्रोसेस है उसको हम बहुत आसान बनाएंगे, बहुत आसान। तो किसको दिया गया था सबसे पहले T2 अवार्ड, क्या बोलेंगे, वो पीलीभीत को। कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है? सर इसका राजस्थान में है, अमानगढ़ यूपी में, जिम कार्बेट उत्तराखंड में, पन्ना एमपी में है, एमपी में है। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैव मंडल घोषित किया गया है? बताओ जी, ये तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हो गया। किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा संरक्षित संरक्षित जैव मंडल, ये प्रश्न थोड़ा अलग हो जाएगा, तो इसमें आपको मार्क करना है इसको कि यूनेस्को ने किसको आपका एक मतलब बायोस्फीयर रिजर्व बना रखा है। तो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर पढ़ा था हमने? पन्ना। सतपुड़ा हमने बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं पढ़ा, पेंच नहीं पढ़ा, कान्हा नहीं पढ़ा, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पन्ना। तो बहुत ध्यान से आंसर करना है इसको, पन्ना हमने पढ़ा था। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? काली किसको बोलते हैं? काली बोलते हैं आपका दांदेली अंसी को, और अंसी कहाँ पर था? आपका कर्नाटक में था। कहाँ पर था? कर्नाटक में था। CHSL में पूछा गया। किस टाइगर रिजर्व में इसकी पहली हॉट एयर बैलून जो साथी आपका सफारी शुरू हुई, वो शुरू हुई बांधवगढ़ में। कहाँ पर? बांधवगढ़ में। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, गुजरात या फिर असम? तो SSC JEE में पूछा गया आपका भैया, झारखंड में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास में है? सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास में है टाइगर रिजर्व में? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व अपना आधिकारिक शुभ नंबर भूरा सिंह द बारह सिंगा को रखता है? बारह सिंह भूरा किसका है? कान्हा का है, हमने आपको बताया, UPSC CAPF पूछ चुका है।
प्रोजेक्ट टाइगर जो विश्व में अच्छी तरह से प्रचारित वन्यजीव अभियानों में से एक है, कब शुरू किया गया था बताइए। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था, 1973 को शुरू हुआ था। एक बायोस्फीयर रिजर्व किस में विभाजित होता है बताइए। बायोस्फीयर रिजर्व किस में होता है आपका, एक ट्रांजिशन जोन होता है, एक बफर जोन होता है और एक होता है कोर एरिया। 3 जोन होते हैं उसमें, 3 जोन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा नहीं है बताइए। बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा नहीं है। शीत मरुस्थल है, बोलो। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश का, हाँ जी है। क्या आपने इसमें गिर को पढ़ा था कहीं पर? गिर नहीं है। सुंदरवन है वेस्ट बंगाल का, नीलगिरी है, लेकिन गिर वन नहीं है। ऑप्शन सी इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व। किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्त प्राय समुद्री स्तनपाई डुगोंग अर्थात डुगोंग डुगोन या समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? तो कंचनजंगा सिक्किम में पाए जाते हैं, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, पंचमढ़ी एमपी में, या फिर मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। अभी पूछा गया 2023 पिछले वाले सीजीएल में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? और इस बार सीजीएल में तुमसे परफॉर्मेंस चाहिए हमको। अब की बार जब हम टेलीग्राम में आपको ऐड कर रहे हैं तो टेलीग्राम के थ्रू आप, अब तक से पहले तो आप शायद बहुत सारे लोगों के मैसेज हम तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन आप सब लोगों से रिजल्ट चाहिए, प्रॉमिस करके बताइए। इसीलिए हमने ज़्यादा वेटेज के स्टैटिक जीके को पहले शुरू किया ताकि आप आने वाले एसएससी के एग्जाम्स में उसका फ़ायदा उठा पाओ। और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चाहिए, तो हम सबके सलेक्शन चाहिए। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो वो नीलगिरी है। किस ईयर का है दोस्त? 1986 का है। बोलो भैया, सिलेक्शन देंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एरिया जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? सुंदरवन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, या फिर आपका कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? सबसे ज़्यादा हमने बताया आपको सुंदरवन भी एक हॉट स्पॉट है आपका, सुंदरवन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या सबसे ज़्यादा हम सुंदरवन को चुन लेंगे? क्योंकि सुंदरवन में आपने देखा इसमें तो क्या है आपका, बहुत सारा हिस्सा मलेशिया तक का भी आता है, और हमने आपको बताया भारत का बहुत छोटा, बर्मी एरिया में भी और सुंदरवन में भारत का बहुत छोटा क्षेत्र आता है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में कम होता है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा विकल्प कौन सा बनेगा? पश्चिमी घाट बन जाएगा सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट। या बनेगा नहीं बनेगा, आपको देते हैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए, अंतिम क्वेश्चन था तो आपसे पूछेंगे इसको, आपसे पूछेंगे इस क्वेश्चन को, होमवर्क दे देते हैं। और होमवर्क का आंसर लिखना आप सब लोगों के लिए मैंडेटरी है, उससे कुछ नहीं होता। साथ ही हम हमेशा कहते हैं कि अनुशासन पैदा होता है कि मैं कक्षा को देखूंगा और अपना एक कीमती, आप लोगों का समय बहुत कीमती है, उस कीमती समय में से 2 सेकंड में दूंगा आंसर लिखने में, और इस तरह हम डिसिप्लिन बनाएंगे